Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्फेशन अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कन्फेशन का मतलब है वो बेसिकली ये है कि आप अपना, देखिए सबसे पहले आप अपना एडमिशन ऑफ गिल्ट करते हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। अब आप जो है अपने गिल्ट को एडमिट जो करते हैं वो बेसिकली ज्यादातर जो हम देखते हैं तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो पुलिस ऑफिसर को, एक किसी थर्ड पार्टी को, और एक कर सकते हैं आप मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। अच्छा जी, तो कन्फेशन जो है वो बेसिकली इसी से ही डिवाइड हो जाता है दो तरीके का, ठीक है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हम अगर ये वाली चीज को देखते हैं कि दो तरीके से हमने कन्फेशन को डिवाइड कर दिया, एक जुडिशियल कन्फेशन, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब कौन सा कैसे रेलेवेंट होता है, कौन सा कोर्ट में एडमिसेबल है, कौन सा कोर्ट में नहीं एडमिसेबल है, ये हमें देखना है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपनी एडमिशन की पार्ट 1 वाली बनाई थी, उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से, आप जाके भी एक बार चेक करें, उसमें मैंने ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मगर जब एडमिशन ऑफ गिल्ट, इसीलिए सेक्शन नंबर, देखिए कन्फेशन कहीं डिफाइन तो है नहीं, तो सेक्शन नंबर 15 जो एडमिशन को डिफाइन करता है, वहीं पे ही हम कन्फेशन को भी मानते हैं कि वो सेक्शन नंबर 15 में ही डिफाइंड है, ठीक है। और उसकी रेलेवेंसी, जैसे एडमिशंस की रेलेवेंसी कहां पे है, सेक्शन नंबर 19 में, ऐसे ही कन्फेशंस की भी रेलेवेंसी सेक्शन नंबर 19 से ही आती है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि सेक्शन नंबर जो हमारा 22 है वो ये बात कहता है कि अगर किसी से भी कन्फेशन आपने लिया है, कोई इंड्यूसमेंट, क्या, कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट, किसी भी तरीके का कोई डर थ्रेट में, कोर्जन में, या फिर कोई प्रॉमिस, आपने अगर कन्फेशन इन चारों में से लिया है, तो कोर्ट इस चीज को, अगर कोर्ट को पता लगता है कि जो उसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं और उसने उन चार्जेस को मान लिया है अपने अगेंस्ट, ठीक है, कि हाँ भाई मैं कन्फेशन करता हूं, यह अपराध मैंने ही किया है, यह अपराध क्या है, मैंने ही यह अपराध किया है, तो कोर्ट इस चीज को कहता है ऐसे कन्फेशंस को मैं इररेलेवेंट कंसीडरेशन में लेता हूं, ठीक है। अगर उसे लगता है किसी भी अथॉरिटी ने, जो एक प्रॉपर अथॉरिटी है, उसने उसे इंड्यूस किया है, थ्रेट, धमकी दी है, या फिर कॉर्जन, कोई फोर्स इस्तेमाल करी है उसके अगेंस्ट के हम तेरे भाई क्या के कॉर्जन के जबरदस्ती उससे करवाया गया है कोई फोर्स इस्तेमाल करके, या प्रॉमिस के हम तुझे कोई वादा करते हैं भाई, ठीक है, कोई वादा कर दिया उससे, तो ऐसे कन्फेशंस को कोर्ट इररेलेवेंट कंसीडरेशन में लेता है, इररेलेवेंट कंसीडरेशन में लेता है। मगर इसके एक्सेप्शंस हैं कि जब बंदे ने कन्फेशन किया, पहला प्रोवाइजो, जब आप सेक्शन नंबर 22 का पहला प्रोवाइजो पढ़ेंगे तो यह ध्यान से देखिए, उसके अंदर साफ बात लिखी है कि जब वो बंदा कन्फेशन दे रहा था, अगर कोर्ट को यह बात पता लगती है, उसके ऊपर से इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्जन और प्रॉमिस, इनमें से सब रिमूव हो चुका था। रिमूव होने के बाद अगर उसने रिमूव, ये सब उसके दिमाग से हट चुके थे, रिमूव हो चुका था, ये सब कुछ नहीं था, उसके बाद उसने अगर कन्फेशन किया है तो वो बिल्कुल रेलेवेंट है। प्रोवाइजो 1 पढ़ते हैं इसका, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, हैज, promise has in the opinion of the court has been fully removed। अब कोर्ट को ये पता लग गया इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कॉर्जन सब रिमूव हो चुका है, तब उसने कन्फेशन दिया है, तो वो बिल्कुल रेलेवेंट होगा कोर्ट की नजरों में, ठीक है, रेलेवेंट होगा। अब ये कह रहे हैं प्रोवाइजो 2 ये कह रहा है इसका, जो इस बात के बेसिकली बेटा आप लोग दो एक्सेप्शन समझ लीजिए, एक्सेप्शन है। पहला के वॉज फुल्ली रिमूव्ड, क्या वॉज फुल्ली रिमूव्ड, दिस थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और कॉर्जन वॉज फुल्ली रिमूव्ड, कोर्ट को ये लगता है तो रेलेवेंट हो गई है। दूसरी चीज के कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट, कि भाई अगर वो ड्रंक स्टेट में था या उससे कोई सवाल किया गया, उसे पहले प्रायर बताया नहीं गया,
मगर कन्फेशन जो उसने किया है वो बिल्कुल सही कन्फेशन है। कन्फेशन पे से अगर ये वाली चीज अगर इस्तेमाल भी करी गई थी, अगर खाली कन्फेशन देखा जाए ये वाली चीज इस्तेमाल करके भी, तो मगर कन्फेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट को पता था कि ये वैसे तो कन्फेशन करने वाला नहीं या वैसे उस चीज को एडमिट करने वाला नहीं। जरा आप एक चीज को देखिए इसमें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट it does not become irrelevant because it was made under the promise of secrecy or in consequence of deception practiced on the accused person for obtaining it, or he was drunk, otherwise in question he not have answered whatever may be the reason from the question, because of it was he was not warned that he was not bound to make confession, the evidence might बी गिवन अगेंस्ट हिम। तो अगर वो वैसे अदरवाइज रेलेवेंट है तो कोर्ट उसे कंसीडरेशन में रख के रेलेवेंट कंसीडर कर सकता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई डिसेप्शन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरुषि तलवार मर्डर केस में उनके ऊपर नार्को टेस्ट और इन सब तरीके की चीजें भी इस्तेमाल करी गई थी। ठीक है, उनसे कुछ बयान निकलवाने के लिए, तो ये वाली चीजें ऐसे रेलेवेंट कंसीडरेशन में कोर्ट ले लेता है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है। अब आप देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 23 को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले जो हमारा सेक्शन नंबर 25, 26, 27 था, अब इन्होंने एक ही सेक्शन बना दिया है 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कि इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन को एक ही में कवर कर दिया है। वो है सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 पार्ट 1, सेक्शन नंबर 23 पार्ट 2, और इसका है प्रोवाइजो। फिर देखिए पहली चीज तो सिंपल सी चीज है कि कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। कि कन्फेशन अगर आपने पुलिस ऑफिसर को दिया है तो दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, के बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। मगर सेम चीज, एडमिसिबिलिटी एक अलग चीज होती है, रेलेवेंसी एक अलग चीज होती है। तो रेलेवेंट अगर क्या वो रेलेवेंट है? हाँ जी, केस के लिए भाई, किसी केस के अंदर क्या कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर रेलेवेंट है? हाँ रेलेवेंट तो है, मगर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट उसके ऊपर एविडेंसेस नहीं अलाउ करेगा क्योंकि कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं है एज एन एविडेंस। बात समझ में आ गई? डन। अच्छा जी, अब आती है दूसरी चीज कि कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर व्हेन एक्यूज्ड पर्सन इज इन कस्टडी। जब एक्यूज्ड पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो क्या कन्फेशन रेलेवेंट होगा? बिल्कुल रेलेवेंट होगा, वो कन्फेशन बिल्कुल रेलेवेंट होगा। ठीक है, मगर क्या वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है? बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। सेम वे वही वाली बात आ गई कि कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर व्हाइल द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी क्या रेलेवेंट है? रेलेवेंट है, मगर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। मगर कन्फेशन, ठीक है, जब बंदा पुलिस कस्टडी में है और उसने मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन दिया है, किसे कन्फेशन दिया है? मैजिस्ट्रेट को, जो हम जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं, दैट इज रेलेवेंट, दैट इज रेलेवेंट। आई थिंक आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया हुआ एडमिसिबल भी है, रेलेवेंट भी है। मगर पुलिस ऑफिसर को दिया हो बाहर कहीं या फिर पुलिस कस्टडी में दिया हो पुलिस ऑफिसर को, रेलेवेंट तो है मगर एडमिसिबल नहीं है कोर्ट के अंदर। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपनी अगली चीज पे, जो आता है प्रोवाइजो। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, यह बात करता है हमारी डिस्कवरी स्टेटमेंट्स की। ठीक है, मान के चलिए पर्सन ने ये कन्फेशन दिया, ये पर्सन ने कन्फेशन दिया। कन्फेशन के दौरान जब उसने कन्फेशन दिया तो उसके दौरान उसने डिस्टिंक्टली एक स्टेटमेंट और दिया है जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या है कि उसने ये वेपन, जो वेपन था, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक केस था दूधनाथ पांडे, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। वैसे तो ये प्ली ऑफ एलिबाई पे जजमेंट है, मगर जब दूधनाथ पांडे एक ही डेथ कॉज करता है तो वो पुलिस ऑफिसर को जब कन्फेशन देता है इस चीज का, तो वो क्या करता है, जिस गन से उसने मारा था, 20 पिस्टल से मारा था उसने, तो जब जिस गन से उसने मारा था वो काउ डंक में छुपा देता है। तो इसीलिए क्या काउ डंक में, किसमें? काउ डंक में छुपा देता है उस चीज को। तो जब वो उस चीज को वहां पे छुपा देता है तो वो पुलिस ऑफिसर को जो बयान देता है, मान के चलिए कन्फेशन में ये कहता है हाँ जी मैंने उसे ऐसे ऐसे करके मारा, ये बिल्कुल इनएडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। मगर जैसे ही वो डिस्कवरी स्टेटमेंट देना शुरू करता है कि मैंने, अब वो मैंने हटा दीजिए, मगर वो मैंने, उसके अगेंस्ट आप कन्फेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर वहां ऐसे ऐसे छुपी हुई है वो चीज, वहां ऐसे ऐसे छुपी हुई है वो चीज। तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं
एक एज अ विटनेस को एक लेके जाते हैं और एक्यूज्ड को लेके जाते हैं, और उस जगह पे जहां पे वो चीज छुपी हुई है वहां पे एक्यूज से कहते हैं कि वहां पिन पॉइंट करो उस चीज पे। तो एक्यूज वहां पे क्या करता है, उस चीज पे ऐसे करके पिन पॉइंट करता है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कंसीडरेशन में लेते हैं, उसे हम रेलेवेंट और एडमिसेबल कंसीडर करते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट को। ये जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, जो उसने गन गन वहां से काउ डंक में से निकाली गई, ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल रेलेवेंट और एडमिसेबल है डिस्कवरी स्टेटमेंट, बिल्कुल। ये जो रिकवरी स्टेटमेंट या डिस्कवरी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल कोर्ट के अंदर एडमिसेबल है और एज एन अगेंस्ट उसके इस्तेमाल हो भी सकता है। इसके अंदर एक चीज आती है, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल्स करके, केमिकल करके एक केस था, उसके अंदर के फैक्ट्स आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। जब एक बात और याद रखिएगा, मैंने इस पे लाइव सेशन और लिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, जिसके अंदर मैंने, आप यहां से जाके मेरी लाइव वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने कन्फेशन के काफी ज्यादा केसेस को भी डिस्कस किया है, ठीक है, एक दो केसेस भी डिस्कस करे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं कि मान के चलिए ये वाली चीज होती है डिस्कवरी, तो डिस्कवरी उसी चीज की तो होगी जो हिडन होगी। मान के चलिए कोई ऐसी चीज आपने वो लेके गए, मान के चलिए कोर्ट ने, ए ने ऐसा डिस्कवरी स्टेटमेंट दिया है कि जो चीज पब्लिक को दिख रही है, नॉर्मल पब्लिक को यह लगता है कोर्ट को कि नॉर्मल पब्लिक की नजर में वो आ सकती है, तो उसे कोर्ट डिस्कवरी नहीं मानता, उसे कोर्ट डिस्कवरी नहीं मानता। डिस्कवरी हमेशा उस चीज की होती है जो चीज छुपी हुई हो, जो चीज छुपी हुई हो, हिडन होनी चाहिए वो चीज। तो मैं आपको इसका प्रोवाइजो भी, सेक्शन नंबर 23 का प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड और डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ द पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट एज रिलेटेड डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, मे बी प्रूव्ड, उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकता है वो डिस्टिंक्टली, ये वाला बयान जो है उसका डिस्कवरी। अब उसने किया है या उसने छुपाया ये रेलेवेंट नहीं है, उसने उस चीज की डिस्कवरी करवाई है, ये चीज रेलेवेंट है कोर्ट के अंदर और एडमिसेबल है, ठीक है। तो मगर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। और तू पहली इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं आपको। पहली रिक्वायरमेंट है, जो एक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, जिसने डिस्कवरी स्टेटमेंट दिया है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है इसकी, जो चीज वो डिस्कवरी करवा रहा है वो हिडन होनी चाहिए, छुपी हुई होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था, जो मैं केमिकल वाले उसका एग्जाम्पल दे रहा था, कि क्या है, कुछ केमिकल ड्रम्स थे, ठीक है, वो चोरी हो गए थे गवर्नमेंट के कुछ केमिकल ड्रम्स चोरी हो गए, तो एक्यूज्ड ने डिस्कवरी स्टेटमेंट दिया था अपना कि मैंने वहां छुपाए हैं इस चीज को, ठीक है। तो जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक घेर टाइप होता है उसके वहां छुपा रखे थे, मगर वो छुपी हुई जगह नहीं थी, वो ऐसा था कि नॉर्मल पब्लिक भी उसे देख सकती है, वो चीज हिडन नहीं थी, तो कोर्ट ने उसको डिस्कवरी स्टेटमेंट कंसिडरेशन में नहीं लिया था। डिस्कवरी हमेशा उसी चीज की होगी जो छुपी हुई है। अब मान के चलिए दो एक्यूज्ड हैं, दो एक्यूज्ड हैं, अब दो एक्यूज्ड का पुलिस ऑफिसर, अब वहां तो विटनेस भी जाएगा, ठीक है, साथ में दोनों एक्यूज्ड भी जाएंगे, तो कैसे होगा फिर डिस्कवरी, पहले एक एक्यूज्ड जाएगा फिर दूसरा एक्यूज्ड जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, पहले एक एक्यूज्ड पिन पॉइंट करेगा, फिर से पुलिस ऑफिसर उसी तरीके से छुपाएंगे और बुला के लेके आएंगे दूसरा एक्यूज्ड को, दूसरा एक्यूज्ड पिन पॉइंट करेगा। तो ये होता है हमारा डिस्कवरी स्टेटमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 24 भी हमारे लिए जरूरी होता है। सेक्शन नंबर 24 मान के चलिए होता है ट्रायल के दौरान या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जब कभी भी कोई कन्फेशन कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए सेक्शन नंबर 24 ये कह रहा है कि जब ज्वाइंट ट्रायल होता है, पहली चीज तो ये याद रखिए, ज्वाइंट ट्रायल के दौरान जब दो बंदों के ऊपर ज्वाइंट ट्रायल चल रहा होता है, एक बार पढ़ लेते हैं, वेयर मोर देन वन पर्सन आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली, मैंने कहा ना ज्वाइंट ट्रायल, for the same offense and the confession made by one person affecting himself or some other person the court में। अब क्या होता है, ए ना मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन देता है, कहता है हाँ जी मैंने ये अपराध किया है, मगर मेरे साथ बी ने भी ये अपराध किया है। ए कहता है मैंने तो अपराध किया ही किया है, मेरे साथ बी ने भी। अब बी ने तो इस चीज का कन्फेशन किया नहीं मैजिस्ट्रेट के सामने, तो किसी और का कन्फेशन कोई और नहीं दे सकता। जिस बंदे ने अपराध किया है वो खुद के लिए कन्फेशन तो कर सकता है, मगर किसी और के लिए कन्फेशन नहीं कर सकता।
ठीक है, ऐसे रेलेवेंट और एडमिसेबल नहीं होगा। मगर फिर भी इसके अंदर सेक्शन नंबर 24 ये क्लियरली आपसे बात कह रहा है कि अगर ए ने अपने कन्फेशन दौरान बी का भी नाम ले दिया और उन लोगों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उस दौरान, तो अगर बी का भी नाम लिया है तो कोर्ट एज एन कंसीडरेशन में ले सकता है, कंसीडरेशन में ले सकता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा ये बी के अगेंस्ट, मगर एविडेंस जरूर होगा। कंसीडरेशन में लेने का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एक चेन बनती है ना, एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक चेन बनती है, तो फिलिंग ऑफ गैप्स, ये जो छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, ठीक है, उनको फिल करने के काम आ सकता है कि कोर्ट कंसीडरेशन में ले ले। ठीक है, इसके अलावा किसी और तरीके से ये नहीं हो सकता कि दूसरे ने कन्फेशन आपके बिहाफ पे कर दिया, बी कहेगा मैंने तो कन्फेशन नहीं किया इस चीज को लेके, कोर्ट कहेगा बिल्कुल भी वो नहीं है, बस मैं जस्ट एक कंसीडरेशन में ले रहा हूं कि तुम्हारा नाम लिया गया, दैट्स इट। आई थिंक आप लोगों को ये कन्फेशन वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इतनी चीज थी। मेरी लाइव सेशन भी आप जरूर जाके देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे मैंने एक लाइव सेशन लिया है, उससे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल आ रही है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।